ये थी उस समय। दूसरा, हम लोगों ने जब ये देखा तो 5 सितंबर को हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ मिलकर, लोगों के साथ बातचीत करके और बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और उसको हम लोगों ने खेत खलिहान में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी और हमारे झारखंड के सारे साथियों का योगदान रहा था। और हम लोगों ने खेत खलिहान में शिक्षा नाम से शुरू कर दिया था, जहां हमारे करीब 500 वॉलेंटियर्स ऑलरेडी लग रहे थे और उसमें बिना किसी सहयोग के वो अपना काम किए। फिर हम लोगों को लगा कि भाई स्थिति क्या है, बच्चों ने अभी जब हम खोल दिए, उसके बाद हमने प्रयास किया कि सरकार स्कूल खोले। तो सरकार ने स्कूल खोलने से, जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो गए, तो वहाँ यहाँ के झारखंड के जो शिक्षा सचिव है उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने अपेक्षा भी जताई कि आप अगर कम्युनिटी के सहयोग से संचालित कर सकते हैं तो आप चलाएं। तो और हमने इसको किया। उसके बाद हमने फिर एक सर्वे किया कि बच्चों की स्थिति क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो उसमें भी जो स्टैंडर्ड सामने आया उसमें था कि बच्चे नाम तक लिखना भूल चुके थे। और फिर एक सर्वे हमने किया कि जब सरकार ने स्कूल खोल दिया, उसने कहा कि नहीं बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो फिर कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकार का जो आंकड़ा है, आप देखिएगा, सरकार ने कहा कि झारखंड मात्र 11,000 बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं। जबकि हमने जो सर्वे किया, हमारा सर्वे, हमने 13,669 बच्चों को में से 2,790 बच्चे जो थे वो स्कूल से बाहर थे। ये हमारा जो सर्वे था उसमें। और उसमें 70 बच्चे ऐसे थे जिनको कि आधार कार्ड नहीं था, उसके वजह से वो स्कूल से बाहर थे। ये था मेरा, जब हम स्कूल का ये कर रहे थे। उसके बाद फिर प्रोफेसर जॉ और हम लोग लगातार चीज पर नजर बनाए हुए थे, और बीच बीच में हम लोग की मीटिंग्स और ये हो रही थी। फिर ये तय हुआ कि नहीं, आखिर स्थिति क्या है पूरे झारखंड में, जो स्थिति है स्कूल का वो क्या है। तो उसको परन विस्तार से लिखेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ 16 जिलों के 138 स्कूल को हम लोगों ने जा जाकर किया था। तो उसमें ये आपको ताज्जुब होगा कि, और उसके साथ साथ हमने दो जगह पर बहुत सघन रूप से जहां किया, तो उसमें 20% जो विद्यालय हैं वो एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। मतलब अगर वहां वॉलेंटियर हमारे नहीं हो, या मान लीजिए अगर टीचर का सहयोग में कोई नहीं हो, तो वो विद्यालय टीचर को अगर जाना पड़ रहा है कोई रिपोर्ट करने के लिए या कोई ट्रेनिंग वगैरह, तो वो विद्यालय बंद होगा। तो ये स्थिति था उस समय। उसके बाद सरकार का जो ये है, उसमें 55% जो अभी भी विद्यालय है, परन उसको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रख दे रहा हूँ कि 55% जो स्कूल हैं उसमें शिक्षक, पारा शिक्षक ही हैं अभी तक सरकारी। और उसमें क्या हुआ कि जो सरकारी शिक्षक थे वो रिटायर हो गए, उनके जगह पर नया कोई सरकारी शिक्षक नहीं आया। और कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो आपका हेड टीचर के बिना संचालित हो रहे हैं। और 40% विद्यालयों का जो स्थिति है वो केवल पारा टीचर के भरोसे संचालित हो रहा है। तो ये स्थिति अभी हम लोगों का के सामने आया। और मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा कि सरकार का जो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट है, सरकार के पास अपना ही जो आंकड़ा है स्कूल से बाहर बच्चों का, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। उसमें WCD का रिपोर्ट है, उसके साथ आपका जो डैश डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ है उसका रिपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा, तो उसके बाद जो जो सबसे इमरजेंसी जो आया, जो 2018 से सरकार ने शुरू की, उस समय की जो सरकार थी उसने विद्यालयों को मर्ज करना शुरू किया। और जब मर्ज विद्यालयों को भी हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे संसाधन रहने के बावजूद भी, और ऐसे ऐसे विद्यालय, उसमें से एक विद्यालय का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। वो विद्यालय दुमका जिला का राणेश्वर प्रखंड के पंचायत रंगीलिया में है। गांव का नाम पाथरचाल है। वहां 88 हाउस होल्ड हैं, और जहां केवल और केवल आपके ST परिवार के लोग ही रहते हैं। और वो विद्यालय 1956 से संचालित था। उस विद्यालय को मतलब हम लोग मर्ज नहीं बोलते हैं, हम लोग कहते हैं वो बंद कर दिया गया। और जब वहां के बच्चों से, आश्चर्य आपको ये होगा कि वहां के बच्चे केवल अपनी भाषा जानते हैं, ना तो वो हिंदी जानते हैं और ना ही वो बांग्ला समझते हैं।
तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मैंने कहा कि बच्चे आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल कहाँ जाएंगे, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। तो ये स्थिति, ऐसे जगहों पर भी विद्यालयों को मर्ज किया गया। और मर्ज विद्यालय का अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी विद्यालय खोले गए थे जहां उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मर्ज करने के समय सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि कौन से विद्यालय को बंद करने के बाद बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने गिरिडीह जिला का जो मानिकबाद है, मानिकबाद में तिलैया टांड है, जहां 40 परिवार जो है वो एसटी के हैं और उनका विद्यालय को मर्ज कर दिया गया, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मर्ज किया गया। उसी तरह एक और विद्यालय है जहां केवल कोल परिवार जो है वो एक तरह से प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं, लेकिन सरकार ने उसको ट्राइब कहा है। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उन विद्यालय के बच्चों को मर्ज करके और वो भेज दिया गया, वहां के बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं। टीचर्स लोगों से जब हम लोगों ने बात किया तो टीचर्स ने कहा कि अभी सरकार जो है वो नई बहाली नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ हम लोगों के साथ क्या किया है कि इतना सारा काम और ये जिम्मेवारी दे दिया गया है कि हम चाह कर भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके साथ एक चीज और उन्होंने लाया है, वो है FLN। FLN में क्या है कि इतना गहरा सब्जेक्ट दे दिया है कि जितना समय बच्चों को चाहिए, जितना समय टीचर को चाहिए, उससे ज्यादा समय की आवश्यकता उस FLN को कंप्लीट कराने में है। तो टीचर का जो है वो अपना दर्द है। और हाँ, और एक चीज हम कहेंगे कि हम लोगों ने उसके साथ साथ जो पहल करना शुरू किया, उसमें ये शुरू किया कि हम वहाँ के लोकल जो PRI मेंबर्स हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिल करके, स्थानीय अभिभावकों के साथ मिल करके, और हम लोगों ने विद्यालय को खुद से चलाना शुरू किया, मर्जर स्कूल को फिर से स्टार्ट करवाया। और इसके साथ साथ कई जगह पर बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको स्कूल के साथ जोड़ने के लिए बैठकें SMC के साथ हुई। अभी एक दिन पहले, कल ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, करीब 5,000 बच्चों के बीच एक एक तरह से परीक्षा नहीं कहेंगे उसको, हम लोगों ने बच्चों के बीच एक उत्साहवर्धन का कार्यक्रम किया कि जो बच्चे 2 साल में जो उनके अंदर जो उदासीनता आई थी स्कूल में नहीं जाने की वजह से, उसको वापस कैसे वो रिकवर कर सके, उनके अंदर फिर से एक, उनके गार्जियन के अंदर और सोसाइटी के अंदर एक फिर से कैसे एक अपेक्षा जगे कि हाँ, हम कि शिक्षा के साथ हम फिर से जुड़ेंगे और विद्यालय हमारा अपना है और अपने विद्यालय को हम चलाएंगे। विश्वनाथ जी, आप 1-2 मिनट में बात खत्म कर सकते हैं? हाँ जी जी जी। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो अभी जो हमने जो देखा कि मर्ज विद्यालय जो हो रहा है, सरकार अपना तर्क देती है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा उसमें यह है कि मर्ज विद्यालय होने के पीछे का जो वजह है वो ये है कि विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात सरकार कहती है कि 26:1 है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखना चाहेंगे और आप अगर हम लोगों ने जो देखा है जा करके, तो उसमें ऐसा है कि ये आंकड़ा बहुत ही भ्रमित करने वाला आंकड़ा है। RT का जो नॉर्म्स कहता है उसमें कहता है कि 30:35 अनुपात में एक शिक्षक होना चाहिए और शिक्षक जो है वो विषयवार होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जितने विद्यालयों में देखा और हम जितने गए, वहां पर एक टीचर, वो भी पारा टीचर, इस तरह पढ़ा रहे हैं। और जो उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए विभाग की तरफ से, जो मोटिवेटर रखे गए जिसको CRC बोलते हैं, उसका रोल जो है वो उतना सही नहीं है। तो अभी हम ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड ने जहां जहां हमारी पहुंच है वहां जा करके हम समुदाय के साथ और जो PRI मेंबर्स हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिल करके, और हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है कि सोसाइटी में एक जवाबदेही तय हो और बच्चों के शिक्षा के प्रति लोगों में ये आए कि नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हम लोगों ने एक नारा दिया है कि हमारे बच्चे हमारी जवाबदेही। तो इस तरीके से अभी हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोगों का ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा और हम सरकारी स्कूल को कैसे इस्टेब्लिश करें, इसके तरफ हमारा ध्यान है। अगर मेरा समय खत्म हो गया हो तो मैं अपनी बात यहीं कर सकता हूँ। Yes, sir. Thank you so much for your remarks, Vishwanath ji.
अभी मैं परन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन करें। मैं प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूं। She's on leave. Paran, will you present yourself? You can present it yourself if you want, or you want me to All help you? I right. can. I would. Okay. Can you see my slide? Not yet. I think you're 1 second. I'll present it. Huh? All right. Oh, Okay. yeah. Great. Maximize the slide. Yeah. Yeah. Sorry, your slides are visible, so you can go ahead. You can advance it yourself. I'll make you presenter. Yeah. You should be able to advance the slides yourself now. Please go ahead, Paranji. We can see the first slide now. Yeah, Paran, you can go ahead. I'm sorry. Yeah. Okay. मेरा नाम परन है। मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ और मैं नेशनल कोलिशन ऑन द एजुकेशन इमरजेंसी की तरफ से झारखंड में काम कर रही हूँ। तो आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ स्टडी का। ये सर्वे रिपोर्ट झारखंड के 16 जिलों के 25 ब्लॉक के 138 स्कूल्स पर आधारित है। ये स्कूल्स हमने रैंडम सैम्पलिंग से चुने हैं, लेकिन स्कूल्स चुनने का सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था कि सैंपल के सारे स्कूलों में SC/ST स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 50% से अधिक हो। ये सारे ही स्कूल सरकारी स्कूल थे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चला रही है। ठीक है, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे सैंपल के आंकड़े क्या हैं। हमारे सर्वे में हमने कुल मिलाकर आपको स्कूल के मैं डिटेल्स दे चुकी हूँ, जिनमें से 72 प्राइमरी स्कूल्स थे और 66 माध्यमिक स्कूल थे। प्राथमिक स्कूलों में ऑन एन एवरेज हमें 54 बच्चे मिले और माध्यमिक स्कूलों में 210। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के एवरेज माध्यमिक स्कूलों में काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। एवरेज क्लासरूम्स का डेटा है 2 और 5। एवरेज टीचर्स का डेटा है 1.9 एंड 4.7। इसका मतलब ये है कि इतने सारे बच्चों में केवल 2 और 5 ही टीचर्स हैं। आखिर की लाइन आपको प्यूपल टीचर रेशियो दिखाती है, मतलब कि ऑन एन एवरेज हमें पर टीचर कितने बच्चे मिले। प्राथमिक स्कूलों के लिए ये नंबर 33 था और माध्यमिक स्कूलों के लिए 48। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि RTE के अनुसार हर स्कूल में हर टीचर के लिए 30 बच्चे होने चाहिए। तो हमारी पहली फाइंडिंग ये है कि झारखंड के में टीचर शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हाई हैं। हाँ, झारखंड में टीचर शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हाई हैं। 53% प्राइमरी स्कूल्स और 19% अपर प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ वो प्यूपल टीचर रेशियो है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये है कि 47% प्राथमिक स्कूल और 81% माध्यमिक स्कूल शिक्षा अधिकार का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। आप टेबल 2 में देखिए कि झारखंड के स्कूलों में कितने अध्यापक हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी स्कूल्स ऐसे 54% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 1 या 2 टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप फोकस करें प्राइमरी स्कूल्स में तो ये प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। 35% प्राइमरी स्कूल्स हमारे सैंपल के सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, एकल अध्यापक वाले स्कूल। ऐसे स्कूल झारखंड में काफी मौजूद हैं, बल्कि 54% ऑफ आवर स्कूल सिर्फ 1 या 2 टीचर्स ही मौजूद थे। ये टेबल आपको दिखाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादातर हमें 30 से 100 स्टूडेंट्स मिले। माध्यमिक विद्यालयों में हमें ज्यादातर 100 से 200 से अबव स्टूडेंट्स मिले। आप एवरेज देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे खासे झारखंड के स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो as has been previously mentioned, the PTR described by the RTE is 30. 47% of primary schools and 81% of upper primary schools were violating this norm directly. When it comes to all schools combined, 64% of our schools were found to be violating this basic norm. Our second finding, we found a large number of single teacher schools in our survey. These schools were mostly found with a predominant Adivasi or Dalit enrollment, and the teachers found in these schools were mostly male para teachers. This is a crucial point. Finding 3, most of the teachers in our sample schools were found to be para teachers, 55% teachers at the primary level and 37% teachers at the upper primary level. In fact,
we found 40% of primary schools being run only by para teachers. This is crucial because there is quite a bit of difference between a para and a permanent teacher in terms of their income, their nature of job being contractual and not secure. Their salary often is delayed by 1 to 6 months. They also aren't as qualified or trained as permanent teachers are. This table shows you the nature of appointment and gender of the teachers in our sample schools. In primary schools, we found 55% para teachers and only 45% permanent teachers. In upper primary, the figures change a bit with 63% permanent teachers. But this table also reveals to you the gender disbalance in the teacher cadre in Jharkhand. In primary schools, we found only 21% female teachers, and in upper primary school, a comparatively better figure of 35%. Our fourth finding. So schools in Jharkhand were closed for almost 2 years until they opened this year around February. We asked the teacher the simple question, when the school reopened in early 2022, did you find that some children in classes 3 to 5 had forgotten how to read and write? In a majority of the schools, the answer was yes. Most of the students had forgotten how to read and write when they came back to the school this year. The following table 6 can show you the exact figures for primary, upper primary, and all sample schools. But I want you to focus on the last row. Within a sample of 138 schools, out of which 72 were primary, not a single teacher could say a simple no. This finding is important for two reasons. This shows the truth about online education and its effectiveness or lack thereof in Jharkhand's government schools. It also reveals the really troubling state of affairs. First generation learners, weak to start with, are in a much more precarious situation because of the COVID-19 crisis. Finding 5. I will simply brush through this finding, but pupil attendance, if it can be considered a signal of the state of literacy and learning in a state, is massively low in Jharkhand's elementary schools, with 68% pupil attendance in primary schools and 58% pupil attendance in upper primary schools. आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन द लास्ट रो इन दिस टेबल. आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कितने प्रपोर्शन ऑफ स्कूल्स हमारे सैंपल में 80 से अबव प्यूपल अटेंडेंस 80% से अबव प्यूपल अटेंडेंस दिखा रहे थे, तो प्राइमरी स्कूल्स के सिर्फ 28% ऐसे स्कूल थे और अपर प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 12. 80% अटेंडेंस काफ़ी लो अटेंडेंस है, लेकिन फिर भी हमारे सैंपल में बहुत कम स्कूल ऐसे थे जो ये कट के अक्रॉस जा पाए. Finding 6. Much like other things, we found severe infrastructural deficiencies in our sample schools, with not even a single school claiming that they had functional toilets, water supply, or electricity. These are basics, and they continue to be missing from these schools. Finding 7. 2/3 of primary schools were missing a boundary wall, 64% did not have a playground, and 37% did not have any library books. Table 8 translates these deficiencies into numbers. The state of affairs is quite bad, especially because I didn't just notice a lack of these facilities, but I found an acceptance of these state of affairs in the schooling system. Finding 8. A large majority of the respondent teachers told us that they don't have MDM funds. In these cases, they run the MDM by borrowing money or taking udhar from local shops. Finding 9, and this is in some way related to the previous finding. 10% teachers were honest about not serving eggs in the MDM. As per informal conversations, the lack of egg trays in the kitchen and the look of quiet guilt on the cook's face, I believe this proportion was a lot bigger. I would like you to imagine a certain situation over here. So if MDM funds don't reach a single teacher school with a male para teacher, and male para teachers are known to get their salaries quite delayed, these teachers are very short on money. What kind of food do you think they are providing to their students in the MDM? It is extremely crucial for these MDM funds to reach the schools on time if we want to ensure that the students are getting a nutritious meal every day. And our last finding, despite the 2-year-long school closures and reports on how COVID has deprived students of their education, we found no significant measures that had been initiated from the side of the government to help out these students, except for the distribution of FLN, Foundational Literacy and Learning, and Numeracy, as per NEP 2020. This really can't be counted as a measure since this is not really in relation with COVID. This is the final slide. This is a summary of all the findings of the survey.
I am sorry I rushed through all of them because I had really little time and I wanted to take you through all of the major findings, but this will be it from my side. Thank you. वरुण जी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यू आर लिटिल फास्ट इन योर प्रेजेंटेशन, तो आई थिंक ऑन दिस लास्ट स्लाइड अगर आप इफ पॉसिबल आप हिंदी में आप बोलेंगे ये जो पॉइंट्स हैं, तो शायद फॉर सम ऑफ अस इट मे बी यूजफुल। ये जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स है समरी आप हिंदी में थोड़ा कहिएगा। तो झारखंड के पब्लिक स्कूल सिस्टम में बहुत ज्यादा सीवियर शॉर्टेज है। एक लार्ज चंक है इन स्कूलों का जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं जिनको मेल पैरा टीचर्स चला रहे हैं। पैरा टीचर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे होते हैं, उनकी वेतन परमानेंट टीचर से कम होती है, वो उतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं। इन सिंगल टीचर स्कूल्स को जो पैरा टीचर्स चला रहे हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे दलित और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पैरा टीचर्स इन themselves आर इन अ मेजोरिटी इन द वर्कफोर्स। झारखंड के टीचिंग कैडर में मेजोरिटी है पैरा टीचर्स की। टीचर्स ने ये हमें हमारे सर्वे में पता चला कि टीचर्स ये कहते हैं कि इन 2 सालों में जब स्टूडेंट्स वापस आए स्कूल तो वो लिखना और पढ़ना भूल गए थे। तो कोविड की वजह से जब 2 साल स्कूल झारखंड में बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन का जो भी काम हुआ था वो कितना उन बच्चों तक पहुंच पाया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स ने हमें ये बताया। बल्कि इन 138 स्कूल्स में, जिनमें 72 स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स थे, एक भी ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं था जहां पर कोई टीचर हमसे ये कह पाए कि नहीं हमारे स्कूल के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं भूले हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि ये बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और ये ऑलरेडी कमजोर हालात में हैं, और अब कोविड की वजह से ये और भी एक कमजोर हालात में पहुंच गए हैं। तो आप सोचिए कि आज की तारीख में जो बच्ची एक 5वीं कक्षा में एक प्राइमरी स्कूल में झारखंड में पढ़ रही है, वो असल में 2-3 साल पीछे है, लेकिन वो 5वीं तक पहुंच गई है। वो बच्ची स्कूल जाके क्या समझ पाएगी, क्या पढ़ पाएगी? क्या उसके रीजंस फॉर ड्रॉपिंग आउट फ्यूचर में बढ़ जाएंगे? हमें ये पता चला कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज बहुत मैसिव है। एक भी ऐसा स्कूल नहीं था तो जो ये कह पाए कि हमारे पास वाटर सप्लाई भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और फंक्शनल टॉयलेट्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी और फंक्शनल टॉयलेट्स के बियॉन्ड भी थे। आरटीई के अनुसार स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लासरूम्स होने चाहिए, कुकिंग शेड होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हमको मिसिंग मिली हमारे स्कूल्स में। स्कूल्स में एडिक्वेट फंड्स भी नहीं थे मिड डे मील के लिए, और ज्यादातर स्कूल्स एग्स भी नहीं सर्व कर रहे थे। ये बात सच है कि टीचर्स हमसे ये बात ओपनली नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सरकारी स्कूल में जाएं और आप वहाँ के बच्चों को देखें और वहाँ के सिचुएशन समझें, वहाँ के आप जाके किचन को देखें, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का खाना अपने बच्चों को खिला रहे हैं और क्या उनके स्कूल में एग्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। इसके साथ फाइनल हमारी फाइंडिंग ये है कि झारखंड में 2 साल स्कूल बंद होने के बावजूद, सिचुएशन बच्चों की इतनी गंभीर होने के बावजूद, सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो इन बच्चों को मदद कर सके। ये स्कूल ऐसे चल रहे हैं कि जैसे ये लॉकडाउन कभी हुआ ही नहीं था, और बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। Thank you, Paran, for your presentation and for your explanation. So, स्थिति काफी गंभीर लग रही है। हालांकि, as I said earlier, situation is not very great in India, but Jharkhand particularly situation seems to be particularly bad. And I'll request Professor Jean Rich to present on both Jharkhand and on the broader Indian situation. Professor Jean, please go ahead. Thank you, Guru. दोस्तों, जितना मैं झारखंड का स्कूल व्यवस्था देख रहा हूँ और जितना इसका अध्ययन कर रहा हूँ, उतना दुखी और गुस्सा और हैरान हो रहा। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में झारखंड के स्कूली बच्चों और खास करके गरीब दलित आदिवासी के स्कूली बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। The poor children have been abandoned by the schooling system. पहले 2 साल तक स्कूल बंद किया गया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके दौरान केवल ऑनलाइन लर्निंग में विश्वास किया गया है, और जो
बच्चे, जो मेजॉरिटी बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास किया गया नहीं है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई इनफॉर्मल क्लासेस, नो एफर्ट वाज मेड टू रीच आउट टू देम। एंड नाउ इस साल में जैसे फरवरी में स्कूल खुले हैं, तो इन बच्चों को मदद करने के लिए कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है। पिछले साल हम लोग इस तरह का एक सर्वे भी किए थे, स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे, स्कूल सर्वे, और इससे पता चला कि झारखंड के बच्चे ज़्यादातर समय ऐसे थे जो बिल्कुल लिखना पढ़ना भूल गए थे। और इस साल हम समझना चाह रहे थे कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चों का मदद करने के लिए क्या किया जा रहा है और वो बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस सर्वे के दौरान दो तरह के समस्या सामने आए हैं। फर्स्टली, chronic problems of the schooling system, chronic deficiencies of all kinds, सुविधाओं की कमी, ध्यान की कमी, टीचर्स की कमी, जो टीचर शॉर्टेज जो कारण बताए हैं, that was the biggest shock for us. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि झारखंड के प्राइमरी स्कूल्स में 3 में से 1 है जिसमें एक सिंगल टीचर है। A single teacher school is not a school. A single teacher cannot teach even a small number of children, and the numbers are not small, क्योंकि उन सिंगल टीचर स्कूल में बच्चों का एवरेज था 51 children, and there were even some upper primary schools among these single teacher schools, including one that had 110 children. So these are not schools, they are just parking lots for children. ये भी एक सोचने वाली बात है कि झारखंड में 1/3 प्राथमिक स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है। इसको जानने के लिए सर्वे की जरूरत नहीं थी। It shows in the official data. It is there in the UDIS data, the Unified District Information System for Education. The Jharkhand's own official statistics show that about 30% of the primary schools in Jharkhand are single teacher schools. So this is the most startling part of this entire picture, that the facts are not known and they are not discussed, let alone acted on. Also very telling is that in single teachers schools में लगभग 90% बच्चे दलित और आदिवासी परिवार के बच्चे हैं. That is a very telling fact that tells us that the root of the problem is that those children basically don't matter very much. I think we need to understand better why the proportion of single teacher schools is so high. I've never heard of it being anywhere, any time as high as 1/3. It's really shocking. And of course, ये पूरा शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है. शिक्षा अधिकार कानून में साफ लिखा हुआ है कि हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर होना चाहिए. उस कानून का उल्लंघन है, उसके बावजूद चलता रहता है. Now we have to understand why mostly it has increased over time in the last few years. In fact, झारखंड में करीब 6-7 साल से अध्यापकों का कोई नियुक्ति नहीं हुआ. अगर नियुक्ति नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल के बाद टीचर कैडर कितना कम हो जाएगा. Even if only 4 or 5% retire or leave the service every year, within 5 or 6 years it will shrink very substantially. तो इसका कारण क्या है कि सिंगल टीचर स्कूल इतने हैं? क्या ये है कि बजट्स आर नॉट इंक्रीजिंग? क्या नियुक्ति का कोई प्रॉब्लम है? क्या यह भी हो सकता है कि टीचर्स इस तरह के स्कूल में जाना नहीं चाह रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पोस्टिंग अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हो या शहर में हो. ये समझना जरूरी है और यूडाइस के डेटा का विश्लेषण करके काफ़ी और समझने का मौका है, न केवल झारखंड के लिए लेकिन पूरा देश के लिए. मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगल टीचर स्कूल का संख्या झारखंड में ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन कई राज्यों में होगा. कल हम लोग छत्तीसगढ़ का डेटा देख रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में भी 30 नहीं लेकिन 15% प्राइमरी स्कूल सिंगल टीचर के हैं. तो ये आई थिंक दिस इज अ वेरी शॉकिंग fact that has emerged from the survey, and not just the single teacher schools, but the overall shortage of teachers
and very high pupil teacher ratios, and the fact that 80% of the upper primary schools are violating the norms of the Right to Education Act. So these are some of the chronic problems that have come to the surface, but on top of that, इस सर्वे से भी कोविड संबंधित कई समस्याएं सामने आए हैं, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है. आई थिंक परन हैज मेंशन कि प्राइमरी लेवल पर ऑन द डे ऑफ द सर्वे केवल 68% बच्चे थे स्कूल में, और अपर प्राइमरी स्कूल में 58% of the children were present in the upper primary school at the time of the survey, which is really very low. Perhaps before COVID, the attendance rates were already relatively low, but I really don't think they could have been as low as that. I mean, barely 1/2 of the children being present in the upper primary schools. That's a real catastrophe. And again, we need to understand better why that is the case, what is happening, what are these children doing, who are they? Are they de facto dropouts, or is it different children on different days of the week? Are they child laborers? Are they migrant workers? Why is it not possible to bring them to school? And of course, also what can be done. And among the things that can be done, there's one very obvious thing that Paran has mentioned, which is actually something that the government of Jharkhand has promised year after year, that is to serve eggs every day in the schools. I'm sure that would have a big effect on the attendance of children. So I think we need to do a lot more to understand the situation, and of course to make a lot of noise, because the root of all these issues and the root of the general atmosphere of irresponsibility that pervades the entire schooling system is the lack of voice of the victims, of the poor parents and their children, and the fact that nobody is raising these issues very much. For that purpose, मुझे लगता है कि हम लोग को शिक्षा अधिकार कानून को revive करना चाहिए. I think there are many useful provisions in the act. It was not only an act, to reserve 25% of seats in the private schools for poor children, or to ensure that there's no retention of children. It's a very comprehensive act जिसमें कई तरह के प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है to create a wholesome school environment for the children. So I think it's an act that can be well used for purposes both of holding the government accountable to minimum norms and to demand changes in public policy, and also to achieve a change in people's perceptions of education as a right, quality education as a right, and to try to make education a more vibrant political issue in a state like Jharkhand. माफ कीजिए मैंने काफी इंग्लिश में बात किया है, but I think we should try to do this kind of work in as many states as possible, and use it to create a lot more public discussion of this education crisis, because the price for it is going to be very high, and it will be paid by poor families for a very long time. Thank you. Thank you, Professor. I think very, very scary picture you have been able to portray, and the fact that it's a lack of voice that enables the situation to continue. But as you rightly said, अभी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि RT का implementation को definitely हमको center stage पर लाना पड़ेगा. I'll now request Dr. Sajita Bashir from the National Coalition Education Emergency to add her comments to give a broader picture of what's the emergency in the country. थैंक यू गुरु और सबको नमस्कार. मैं भी हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी. हम नेशनल कोalition ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी के तरफ से बात कर रहे हैं, और मैं पहली बात तो मैं परन जी और प्रोफेसर जॉन रेस और BJVS की अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे एक सर्वे किया
क्योंकि वाकई में जैसे जॉन ने बोला था कि एक बड़ी समस्या जो है ये वो है कि हिंदुस्तान में आजकल शिक्षा के बारे में, जो पब्लिक एजुकेशन है उसके बारे में पब्लिक डिस्कशन होती ही नहीं है। और मुझे तो ये हैरानी की बात है उस स्कूल में एक्चुअली बहुत कम डिस्कशन हुआ कि इसका क्या असर हो रहा है लाखों करोड़ों बच्चों के ऊपर, जो कि देश की भविष्य है। और ऐसे सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी होप है कि इसके बारे में बातचीत होगी प्रेस में और मीडिया में। मैं 3 मुद्दों की पर बात करना चाहूँगी कि झारखंड का सिचुएशन सीरियस तो है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी इतनी ही सीरियस शायद ना हो, जैसे हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर हालात ऐसे ना हो, लेकिन जो लर्निंग, जो एजुकेशन है उसकी हालत तो ऐसी ही गंभीर है। और हम थोड़ा एविडेंस दिखाएंगे उसके बारे में। दूसरी मुद्दा ये है कि इसके बारे में फिर भी क्यों नहीं बात होती है हिंदुस्तान में, और मैं कुछ सजेशंस दूंगी कि क्यों नहीं बात होती है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस कोविड इमरजेंसी, एजुकेशन इमरजेंसी को एड्रेस करें तो क्या करना चाहिए। ओके, तो पहली बात, सिचुएशन सीरियस में हम कहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है युगांडा को छोड़कर, ओके, जिसने 2 साल के लिए सब स्कूल्स को बंद करके रखा। आप ही सोचिए कि आपके बच्चे या आपके ब्रदर्स या सिस्टर्स अगर 2 साल स्कूल नहीं गए तो असर तो पड़ेगा ही। लेकिन हिंदुस्तान ही ऐसे एक देश है युगांडा को छोड़ के जिसने ऐसे बंद करके रखा कंटिन्यूअसली। लेकिन कुछ आंकड़े दें उसके ऊपर। एक सर्वे था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो कि अराउंड अगस्त 2021 में किया गया था। उसमें दिखाया कि 90% चिल्ड्रन उन्होंने कुछ ना कुछ लैंग्वेज एबिलिटी लूज कर लिया, या तो पढ़ने में अक्षर या सेंटेंस या रीडिंग, राइटिंग, व्हाटएवर। 80% बच्चों ने कम से कम एक मैथमेटिकल एबिलिटी लूज कर लिया। वो तो उस टाइम था जब schools were closed for about 16 months. फिर जब स्कूल्स रीओपन किया, ऑक्सफैम के भी कुछ सर्वेस थे। उस वक्त लर्निंग असेसमेंट्स नहीं था, लेकिन क्या बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं एजुकेशन में। ज़्यादातर मोस्ट स्टेट्स में 70 to 80% बच्चे किसी भी तरह के एजुकेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी उनके पास डिवाइस ही नहीं था या ऑनलाइन का कोई मेजर नहीं था, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने नेशनल कोalition की तरफ से 3 स्टेट्स में सर्वे किया पेरेंट्स के बीच में, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। और पेरेंट्स बता रहे थे कि हमारे बच्चे सब कुछ भूल गए। they don't know how to read, वो सॉन्ग्स भूल गए, लेटर्स भूल गए हैं। जब पेरेंट्स ये बता सकते हैं तो टीचर्स और एजुकेशन अथॉरिटीज़ क्यों नहीं बता सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सबसे ज़्यादा तो उन्होंने क्या देखा है कि बिहेवियर में बहुत चेंज हुआ, कि बच्चे एडिक्टेड हो गए, या तो फोन्स या वीडियोस जिनके पास था, या तो वो खेल रहे हैं तो फिर उनकी आदत ही छूट गई पढ़ने के लिए। तो वो ये सब रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में। अभी IT फॉर चेंज उन्होंने सर्वे किया था कर्नाटका स्कूल्स में, मेरे ख्याल सितंबर 2022 में। ये आप सोचिए कि 6th ग्रेड और 7th ग्रेड के बच्चे वो ग्रेड 1 की एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे बच्चे कॉपी कर रहे थे। मतलब टीचर्स लिखते थे ऑन द बोर्ड, और बच्चे कॉपी कर रहे हैं। ये है ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के बच्चे जो ग्रेड 1 के वर्कशीट्स को नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी स्टडी ने भी यही दिखाया कि इंटरपर्सनल स्किल्स सब बहुत सारे बच्चे भूल गए। माइग्रेंट चिल्ड्रन की बात करो, हम लोगों ने अभी ही एक मीटिंग की थी सब माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। There are about 65 million, 6.5 करोड़ बच्चे जो
ट्रैवल करते हैं अपने फैमिलीज के साथ, माइग्रेंट लेबर, इंटरस्टेट लेबर, जिनकी एजुकेशन डिसरप्ट हो गई टोटली इस कोविड के दौरान। और झारखंड में से बहुत सारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे फैमिलीज के साथ जाते हैं, उधर स्कूल्स बंद थे या लॉकडाउन हुआ तो वो वापस चले गए। उनकी भाषा इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, करिकुलम डिफरेंट है। कईयों के पास ये क्या है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं था। तो हमारे सिस्टम में ये भी नहीं पता है कि किस बच्चों को कहाँ पे छूट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने PIL सुप्रीम कोर्ट में लागू किया था कि इन स्टेट गवर्नमेंट्स को एटलीस्ट दे शुड नो द नंबर्स। 1.5 साल हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ये है उन बच्चे जिनके माँ बाप हमारे बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े घर, सब कुछ बना रहे हैं। सो वेयर इज द राइट टू एजुकेशन? किसी ने क्यों नहीं इसके बारे में बात किया? तो हम दो इंटरनेशनली 2 एग्जाम्पल्स देंगे। युगांडा के बारे में मैंने बोला था, जो कि इट्स द ओनली कंट्री जिसने हिंदुस्तान से ज़्यादा स्कूल्स को क्लोज करके रखा, यानी 2 साल पूरी। तो वहाँ पे जब एक सर्वे हुआ था, ये देखा गया कि 10-year-olds जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, उनकी संख्या डबल हो गई थी। तो क्या हम मानते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं भूलेंगे? वो तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि 2 साल आगे की सिलेबस पढ़ सकते हैं। ये तो मुमकिन है ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे सर्विस हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। हम एक और देश की बात कर सकते हैं, मलावी में, जहाँ पे सिर्फ 7 महीने के लिए स्कूल्स बंद रहे थे। वहाँ पे जब एक टेस्ट हुआ, ये पता चला कि बच्चे तो जिनको वो ही टेस्ट दिया गया है 1 साल पहले, और फिर जब स्कूल्स खुले थे वो 1 साल पीछे चले गए थे। मतलब टेस्ट की तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन आप समझते हैं समस्या कितनी गहरी है। तो हम और नहीं बताना चाहते हिंदुस्तान के बारे में। हम तो ये कहेंगे कि एटलीस्ट 80% of children in India have had a terrible situation for 2 years. अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं इसके बारे में हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगी, इसलिए क्योंकि 80% बच्चों की ये हालत है, लेकिन करीब 20% बच्चों की ये हालत नहीं थी। उनके पास पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनके पास डिवाइसेस हैं, ऑनलाइन टीचिंग जारी था, टीचर्स को पता था प्राइवेट स्कूल्स में कैसे, उनके माँ बाप साथ में थे क्योंकि they were working from home, और एप्स और ये सब उनको ज़्यादा मदद किया। तो उनके लिए तो सिर्फ एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम था, और एजुकेशन पॉलिसी इसी के लिए था, इन्हीं बच्चों के लिए था, इन्हीं ग्रुप्स के लिए था, ना कि 80% बच्चों के लिए। और आप अगर वो कोविड हेल्थ पॉलिसी भी देखेंगे, इमरजेंसी में जब वो पैंडेमिक चल रहा था, हर एक बार ये कहा जाता था कि स्कूल नहीं खोलना चाहिए, कि बच्चों को स्कूल में नहीं जाना चाहिए, हर एक बार। और ये किसी भी देश में ऐसे नहीं बोला गया था, जबकि सितंबर 2020 से ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में स्कूल्स खोलने लगे, क्योंकि ये पता चल गया था कि बच्चों से ट्रांसमिशन नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान में हेल्थ अथॉरिटीज़ और एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि पब्लिक स्कूल्स को बंद रखना चाहिए, जबकि प्राइवेट स्कूलिंग और जो एलीट स्कूलिंग है वो जारी रही है। और ये है समस्या कि हमारे देश में इतनी बड़ी इनइक्वालिटी है एजुकेशन में कि ये मुद्दा ही नहीं है कि 80% बच्चों के देश बन गई। तो क्या कर सकते हैं हम, और इसके साथ हम बंद कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये नहीं, इट्स नॉट दैट दिस इज अ मिस्ट्री कि क्या करना चाहिए। इट्स नॉट अ मिस्ट्री एट ऑल। अगर बच्चों ने 2 साल के लिए पढ़ाई नहीं की तो फिर बच्चे अलग अलग लेवल्स पे होंगे, और जब वापस आते हैं उनको ग्रुप्स में पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को वो ट्रेनिंग देना चाहिए, टीचर्स को
एडिशनल मटेरियल्स देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम को एडजस्ट करें, और ये हमारे देश में भी हुआ है, तमिलनाडु ने किया है, लेकिन और देशों ने भी किया है। लेकिन एक छोटा सा ब्रिज कोर्स देना, जैसे परन बता रही थी, और फिर 2 साल आगे उनको प्रमोट कर देना, ये तो वाकई में मजाक उड़ाने की बात है। ये तो हम अपने बच्चों को कभी नहीं करेंगे ऐसे, और ऐसे ये दलित, आदिवासी और गरीब बच्चों के साथ ये करना, ये बहुत नाजायज बात है। ये सोल्यूशन जब है कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात, फोकस करो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सोशियो इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। तीसरी बात, इन एरियाज में करिकुलम को एनरिच करो, इसको डाइल्यूट मत करो। लेकिन हर चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, शायद सोशल स्टडीज या कुछ, वो सब लैंग्वेज में आ सकता है, लेकिन वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज को जारी रखो और मजबूत करो। यूज एडिशनल मटेरियल्स। टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है और टीचिंग असिस्टेंट्स की ज़रूरत है। ये इमरजेंसी है, लागू करो, सबको जोर लगाना चाहिए इस बात पे। वॉलंटियर्स को, जैसे तमिलनाडु ने किया है, मॉनिटरिंग करो। और फाइनली फाइनेंशियल बजट ज़रूरी है। हिंदुस्तान उन राज्यों में से, देशों में से एक है जिसने अपनी बजट कम की है इस इमरजेंसी में, और हम एक रिपोर्ट ले आएंगे दूसरे हर स्टेट का क्या था फाइनेंसिंग। झारखंड में भी ज़्यादातर लास्ट 5-6 years में कम हुआ है एक्चुअली, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस सिचुएशन। तो हम ये इससे हम बंद करना चाहेंगे कि कहने के लिए कि ये मिस्ट्री नहीं है कि क्या करना चाहिए, हम जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, और जो लोग अफेक्टेड हैं उनको मोबिलाइज करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Sajita, for your comments. I'll request Professor Sudhanshu Bhushan to speak now. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, it's very clear, sir. Okay, thank you. I'm just trying to open video also, but start sharing. Yeah, you had put your video on in the beginning, so same way on the bottom right you'll see that video icon. If you click it up, Yeah, we can now that we can comes. see. Thank you. Yes, yes. Please go ahead, sir. You have 10 minutes. I'll tell you at the end of 9 minutes. Okay. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने सर्वे किया है पूरे झारखंड राज्य में, और हमें और पूरी जनता को ये बताने की कोशिश की कि झारखंड में प्राथमिक और अपर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति वास्तव में काफी नाजुक है। क्या ये चौंकाने वाले रिजल्ट हैं? शायद नहीं, खास करके ऐसे लोग जो झारखंड राज्य के रहने वाले हैं उन्हें शायद बहुत कुछ हद तक पता है, लेकिन इस सर्वे का महत्व इस रूप में आता है कि ये हमें काउंटर फैक्चुअल्स देते हैं टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जो डेटा है, गवर्नमेंट के जो विचार है, उसके काउंटर फैक्चुअल्स के रूप में सर्वे के रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं, और हम एक डिस्कोर्स, एक पब्लिक डिबेट की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए इस सर्वे का अवश्य महत्व है। चौंकाने वाले नबी रिजल्ट हो वैसे लोगों के लिए जो इन परिस्थितियों से अवगत हैं कि यह एक डिस्कोर्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन जितने भी सर्वे के डेटा हैं, एम्पिरिकल रिजल्ट्स हैं, वो आपके सामने में रखे जा चुके हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने में विचारों के स्तर पर करना चाहूंगा। देखिए, जब प्रजातंत्र की शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में, तो फ्रीडम और इक्वालिटी, ये हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण प्लैंक थे, महत्वपूर्ण पिलर्स थे डेमोक्रेसी में। और अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इक्विटी भी हुए, क्योंकि यह देखा गया कि अगर हम फ्रीडम और इक्वलिटी की बात भी करें, लेकिन जिस तरह से पूंजीवाद विकसित हो रहा है उसमें इक्वलिटी काफी अधिक है, तो हमें इक्विटी की भी बात करनी चाहिए। और तभी से प्रजातंत्र में इक्विटी, फ्रीडम, इक्वलिटी की बात हुई।
लेकिन यहाँ तक जो प्रजातंत्र की जो यात्रा है उसमें प्रजातंत्र का आधार एक मोरालिटी के स्तर पर ही रखा गया। मोरल जो आर्गुमेंट है कांट के, वह मोरालिटी के आर्गुमेंट है प्रजातंत्र के फेवर में। तो अब जो समस्या ये हुई कि जब कंट्री जब इंडिपेंडेंट होने लगे, जब कॉलोनी से अलग होने लगे, तब दो सबसे महत्वपूर्ण बातें आई प्रजातंत्र के विकास में। वह महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रजातंत्र को हम एक पॉलिटिकल राइट के रूप में हम यूज करें, और दूसरी बात आई कि हम इकोनॉमिक राइट्स के रूप में हम प्रजातंत्र को यूज करें। जहां तक कि प्रजातंत्र को पॉलिटिकल राइट के रूप में यूज करने की बात है, इसमें हमें सफलता भी मिली और हमने एक फ्रीडम और इक्वलिटी की बात पॉलिटिकल रूप से हम कर पाए। यहाँ के हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को यह राजनीतिक अधिकार तो मिल गया प्रजातंत्र में, और वह राजनीतिक अधिकार वोटिंग राइट्स के रूप में हमें मिला। लेकिन समस्या वहां खड़ी हुई जब धीरे धीरे प्रजातंत्र के विकास में हमने इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करने लगे। और आप 50वें के दशक, 60वें और 70वें के दशक में आप देखेंगे कि वेलफेयर रिजीम के अंतर्गत में प्रजातंत्र के विकास के दौर में हम यह पाते हैं कि इकोनॉमिक राइट्स को देने की शुरुआत भी होने लगी। लेकिन समस्या ये हुई कि जब इकोनॉमिक राइट्स का डिमांड हम करने लगे तो यह इकोनॉमिक राइट्स एक कैपिटलिस्ट विकास के साथ कहां तक जा सकता है। कैपिटलिज्म में और ग्रांटिंग ऑफ पॉलिटिकल राइट्स में बहुत समस्या नहीं हुई, लेकिन कैपिटलिज्म में और जब इकोनॉमिक राइट्स की बात हम करने लगे तब हमें अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध दिखाई देने लगा। क्योंकि जहां तक कैपिटलिज्म का फाउंडेशन है वह प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पर है, वह प्रॉफिट के बेसिस पर है। और द अदर हैंड जब इकोनॉमिक राइट की बात हम करते हैं तो निष्कर्ष के तौर पर जब कैपिटलिज्म का विकास होगा तो यह नेचुरल है कि उस सिस्टम में इनइक्वालिटी भी आएगी, और इनइक्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली गई। और वैसे समय में जब इकोनॉमिक राइट्स का डिमांड होने लगा तो यह स्टेट के लिए सस्टेन करना काफी मुश्किल हो गया कि हम सारे इकोनॉमिक राइट्स को हम कैसे पूरा करें। तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हम कैपिटलिज्म के और डेमोक्रेसी के इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्विरोध को हम समझें। यह इकोनॉमिक राइट्स जो हमारे सिटीजन, हमारी जनता जो प्रजातंत्र की है, नागरिक, वह डिमांड करने लगे तो स्टेट के ऊपर एक प्रेशर पड़ा कि हम इस इकोनॉमिक राइट्स को हम कैसे पूरा करें। देखिए, ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र का एक दूसरा पहलू भी हमें समझने की जरूरत है, और वह पहलू ये है कि प्रजातंत्र एक मोरल राइट्स के रूप में हम नहीं समझे, बल्कि प्रजातंत्र का जो आधार है वह आधार हमें डेलिब्रेशन से मिलता है। मतलब लॉ का आधार क्या है? लॉ का आधार डेलिब्रेशन है। अगर डेलिब्रेशन के आधार पर लेजिटिमेसी किसी भी आइडिया की, किसी भी मान्यता की, किसी भी राइट की अगर होती है तो तब प्रजातंत्र वह रास्ता खोज सकता है कि किस तरह से हम उन विचारों को पूरा करने के लिए, उस राइट्स को पूरा करने के लिए हम कदम उठाएं। तो अभी जो हमारी स्थिति है वह ये है कि कैपिटलिज्म के विकास में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी काफी ज्यादा अधिक हो गई है, और इस इनइक्वालिटी के कारण राज्य पर इकोनॉमिक राइट्स का भी दबाव और बोझ काफी बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम इकोनॉमिक राइट्स को हम कैसे पूरा करें? नेचुरली सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कि रिसोर्सेज की कमी होगी,
और इस रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हमें यह प्रयास करना होगा, एक आवाज उठानी पड़ेगी, एक डिस्कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक डिबेट की जरूरत पड़ेगी, जिसके आधार पर हम यह साबित कर सके कि हाँ, यह इकोनॉमिक राइट्स का जो आइडिया है वह इकोनॉमिक राइट्स हम पूरा कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने हमने कहा कि पॉलिटिकल राइट्स के बियॉन्ड अगर इकोनॉमिक राइट्स की बात करें तो 5 तरह के इकोनॉमिक राइट्स की उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज पेंशन एंड डिजेबिलिटी। अगर इस 5 राइट्स को ही हम मान लें तो हम फंड को, हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कितना हमें करना पड़ेगा। उन्होंने एक आकलन के आधार पर बतलाया कि हम एडिशनल रिसोर्स 10% ऑफ जीडीपी अगर हम कर लेते हैं तो इस 5 इकोनॉमिक राइट्स को हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने यह कहा कि अगर 10% जीडीपी हम बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो टैक्स के रूप में भी कलेक्शन सरकार के पास बढ़ेगी। तो लगभग उन्होंने कहा कि 30% ऑफ दिस विल गो टू द गवर्नमेंट, देयरफॉर हमें केवल 7% जीडीपी का हमें एलोकेशन करना होगा इन 5 इकोनॉमिक राइट्स को पूरा करने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके रास्ते हैं। अगर हम वेल्थ टैक्स 2% लगाएं टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन पर, और इनहेरिटेंस टैक्स 30% लगाएं ऑन टॉप 1% पर, तो उन्होंने कहा कि यह 7% जीडीपी हम एक्स्ट्रा, 7% ऑफ जीडीपी एक्स्ट्रा हम रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं इस 5 इकोनॉमिक राइट्स को देने के लिए। और उन्होंने यह भी एग्जाम्पल दिए कि अमेरिका में भी यह आवाज उठाई थी, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एलिजाबेथ वारन एंड बर्नी सैंडर्स ने, और जापान में भी वेल्थ टैक्स काफी ज्यादा है। तो अब मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें यह आवाज उठानी होगी, जैसा मैंने कहा कि प्रजातंत्र की नींव एक मोरालिटी है, बट प्रजातंत्र के बीच में एक उसका आधार लेजिटिमेसी बाय द पीपुल भी है। तो अगर हम पब्लिक डिबेट के माध्यम से, डिस्कोर्स के माध्यम से हम यह आवाज उठाएं कि यह संभव है कि हम इकोनॉमिक राइट्स को दे सकते हैं, और इकोनॉमिक राइट्स को देने के लिए अगर हम अगर वेल्दी पर्सन्स को हम इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स के रूप में हम इकट्ठा करें, रिसोर्स मोबिलाइज करें, तो हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और तमाम अदर इकोनॉमिक राइट्स के लिए हम फंड का, हम रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। यह तो बात एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी आज के रूप में उभर के आ रही है, और उसमें जो एक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के कारण वह कॉरपोरेट से सपोर्टेड हो रही है, वह कॉरपोरेट मीडिया से सपोर्टेड हो रही है, तो डेमोक्रेसी पर एक तरह का स्ट्रेन है। एक तरफ तो वह कॉरपोरेट की गिरफ्त में है, कॉरपोरेट मीडिया के गिरफ्त में है। दूसरी तरफ जो हमारे वंचित वर्ग हैं, जो समाज के पायदान पर नीचे हैं, उन्हें यह आवाज उठानी पड़ेगी। यह आवाज अब यह 2 वर्गों की लड़ाई है एक तरह से, और उसमें हमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, प्रजातांत्रिक तरीके से हमें यह आवाज उठानी पड़ेगी कि जो रिसोर्स की कमी है, जिसके कारण आपने जो आंकड़े दिए, और उसमें झारखंड में, और यह जो प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि यह इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए। इकोनॉमिक राइट्स के लिए हम रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यह करने की जिम्मेदारी हमें है। हम स्टेट का स्वरूप क्या बनाएं, यह जिम्मेदारी हमारी है। और शायद इन प्रयासों से, इन छोटे छोटे प्रयासों से, जो आपने सर्वे किया, जो आपने एक प्रेस मीट की, इसके माध्यम से हम इस आवाज को बुलंदी देके हम
रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक राइट्स को मीट कर सकते हैं, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी को जो स्थिति है झारखंड जैसे देश में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं यही रुकना चाहूंगा। थैंक यू। Thank you, Professor Sudhanshu Bhushan. You have mentioned about both the need to fund as well as the ability to fund, दोनों के बारे में आपने बताया। तो ये ऐसे नहीं कि ये नामुमकिन बात है, हम अचीव नहीं कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेज यूज करते हैं पॉलिटिकल विल की शायद जरूरत है। तो शायद आई रिक्वेस्ट द प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर जो भी हैं कॉन्फ्रेंस में, अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं टू आस्क टू एनी ऑफ द प्रेजेंटर्स, एनी ऑफ द स्पीकर्स, या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट विंडो में टाइप भी कर सकते हैं। And even other participants, if there are any questions you want to ask of the speakers, you can either type in the chat window या unmute करके पूछ सकते हैं। Any questions anybody has got? तो मेरा एक प्रश्न था, which we'll wait for a minute and then, but yeah, Jean raised his hand. Jean, do you want to go ahead? मैं अभी 1999 का प्रोब रिपोर्ट देख रहा था अभी जस्ट नाउ, जो 1995 का सर्वे से लिखा था, लोग इसमें भी थे, और मैं देख रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि since Operation Blackboard in 1986, the single teacher schools have officially been abolished. उसके बावजूद 1995 के सर्वे में 12% प्राथमिक विद्यालय सिंगल टीचर थे. So it means that it was at that time only 12%. Now it has risen in Jharkhand to 30 to 35%. This is, I think, absolutely extraordinary that over time the proportion of single teacher schools has increased and that they are being tolerated despite being so clearly in violation of the Right to Education Act. So I think one should immediately do an analysis of UDICE data to find out state-wise how many single teacher schools are there, how it has changed over time, and then this has to be challenged very strongly at the state level or the national level, because it is really unacceptable and it is really a big injustice to the children who are studying in these schools. Thank you. Yeah, any questions from anybody to ask? So Paran has also put in the chat window that ये जो बहुत सारे single teacher school जो हैं वो recently established हुए हैं in the last 20 years or so. So school expansion अगर हुई है या नहीं उसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि अगर expansion के time पर schools establish हुए लेकिन उनका number of teachers as per requirement recruit नहीं हुआ गया, ये भी देख सकते हैं. Any questions anybody has got? You can type in the chat window or you can unmute and ask. तो मेरा एक ये obvious question था, I mean it's a difficult question, easy to ask, ये जो हम कह रहे हैं कि ये इसका solution, सजिता जी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं कि हम solution के बारे में हमें कोई opinion नहीं है या कोई idea नहीं है, हम जानते हैं कि इसका solution क्या है, teachers का recruitment होना है, infrastructure को strengthen करना है, न्यूट्रिशियस फूड को रेगुलरली देना है एग्स के साथ, ये सब सॉल्यूशंस हम जानते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशंस को कैसे हम, हाउ डू वी एनकरेज द इम्प्लीमेंटेशन, यही हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डू दैट, जो उसको लूजली पॉलिटिकल विल कहते हैं. तो इसके बारे में आई वुड लाइक टू आस्क द स्पीकर्स, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड दिस इज नॉट झारखंड हैज one political party ruling it. There are different political parties in different states in the country, but it's very difficult to say that any one political party has made education a kind of a very important agenda item. Of course, I think Aam Aadmi Party has been doing that in Delhi, but not broadly across the political spectrum. So this is one question I had of the speakers. इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं तो कौन-कौन से specific steps हम उठा सकते हैं? This is open question to the speakers on this.
conference. गुरु, मैं शायद एक दो सजेशंस दे सकती हूँ जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया है पहले, अगर is that okay? Yeah, please go ahead, Dr. Sajita. Yeah. हाँ, तो बात ये है कि मुझे लगता है कि एक्चुअली ये बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, एक सोशल मोबिलाइजेशन मुद्दा भी है, और इसके लिए मेरे ख्याल दो एक्सिस पे काम करना पड़ेगा। एक तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ऊपर प्रेशर किया जाए, हाईलाइटिंग कि तुम नहीं एक्ट्स को वायलेट कर रहे हो, तुम्हारी क्या सिचुएशन है दूसरे देशों के मुताबिक, यू नो, और उस तरह से एडवोकेसी, प्रेशर, ये सब तो करना चाहिए, इंक्लूडिंग राइटिंग इन द प्रेस, मीडिया में जहाँ तक रिपोर्टिंग हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब तक जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनको खुद नहीं महसूस होता कि उनकी कुछ they're losing something, you know, तो मेरा तो ख्याल है फिर ये बहुत मुश्किल है कि उनको अगर नहीं लगता कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो मेरा ख्याल फिर आगे ले जाना मुश्किल होगा। और अगर आप देखेंगे कि जो सदर्न स्टेट्स में है, एजुकेशन सिर्फ रिजर्वेशन और इन बातों के ऊपर नहीं था, लेकिन ये था कि वो एक हक था, यू नो, क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी, और दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। तो जहाँ तक प्रैक्टिकल बात ये है कि जैसे ये रिजल्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस, ये कैसे आम जनता के बीच में भी पॉपुलराइज किया जाए। हम लोगों के बीच में बात करने से तो एक इम्पॉर्टेंट अरीना तो है, लेकिन आम जनता के पास, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कैसे इस टाइप के रिजल्ट्स एक्चुअली प्रोपिगेट करें, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि ये दिखाना चाहिए कि इनइक्वालिटी जो है एजुकेशन में, कि कुछ बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, that is very important to show actually, and therefore not only surveys of the most worst situation, but also the surveys of how things are working in the good schools, that should be shown as a contrast. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स चले थे, यू नो, अदर स्कूल्स चले थे, तो नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स क्यों नहीं चलते हैं? So that I think we have to do that kind of research also and popularize that amongst the ordinary people. Yeah. Thank you, Sajita, for that. Would any of the other speakers want to respond? Vishwanath ji, Sudhanshu ji, Jean? How do you take this forward? That was the question. And there's a question in the chat that report dissemination का क्या आपने strategy बनाया है? It also ties to what I was saying कि larger इसको आगे कैसे ले जाएंगे? क्या PILB के बारे में भी सोच सकते हैं? क्योंकि ये वायलेशन ऑफ आरटी इतना ब्लेटेंट है कि सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सटल वे में वायलेट हो रही है, पूरा ब्लेटेंटली 1/3 ऑफ द स्कूल्स में टीचर, सिंगल टीचर स्कूल इज सिनोनिमस विद आरटी वायलेशन। तो इसमें इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं क्या? वुड एनी ऑफ द अदर स्पीकर्स लाइक टू रेस्पॉन्ड? गुरु, मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पर पीआईएल जरूर हो सकती है, starting with single teacher school issue. I think that's a good issue for PIL, and it's a good issue for everything, because on this the government is on the back foot. उनका कोई जवाब नहीं है क्योंकि कानून की बात है. It's a good issue for PIL, it's a good issue for
पब्लिक डिस्कशन, इट्स अ गुड इशू फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को सिंगल टीचर स्कूल भेज रहे हैं जरूर दुखी और गुस्सा होंगे, उनको मोबिलाइज करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र का कुछ ज्यादा नहीं रहा अभी तक, बट अभी तक कम से कम उतना रहा है कि हल्ला करना इतना मुश्किल नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डूइंग इट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेहनत। We have media, we have the cause, we can talk to political parties, we can organize grassroots activities. I think करने की बात है। So we have to try to form state-wise, or I mean, there are already teams of people working on these issues. I think we have to intensify the activity. That is the main issue. And उसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का सर्वे जाकर में हुआ, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे काफ़ी सीखने को मिलता है, काफ़ी मतलब पब्लिक डिस्कशन जनरेट करने का मौका मिलता है। And also not only surveys but the analysis of UDICE data I think is very important, and we should do it before the government puts a login on that database to prevent people exposing what it reveals. By the way, UDICE data, I think Guru आपने कहा कि the survey is exposing the inaccuracy of UDICE data. वो कुछ हद तक सही है. There are in some respects the survey is exposing the inaccuracy of the data, but in some respects it is consistent with the data. Many of the findings are actually consistent with UDICE. So the UDICE is not a useless data set at all. It can be used, I think, for advocacy and campaign purposes quite well. Yeah, but UDICE data का भी raw data अगर हम NEPA को लिखें, in fact Sudhanshu ji was with us, who's acting VC. If you write to NEPA, they give us access to the raw data itself of the state. तो raw data मतलब by school हमको data मिल जाएगा, तो it is also possible to analyze it much more detail, and that can maybe be connected to the primary survey that is being done. Not very difficult to do, possible to do. Snehata had raised her hand earlier. Yeah, anybody else wants to speak? Unmute and speak. There is a question in the chat, Jean, that SC/ST population, are there any specific concerns that the study revealed? That's a question that is asked. And after you respond, then we can Bhushan Prasad ji, if he has asked a question, if you want to ask a question, he can. But do you want to respond to the question in the chat about specifically Dalits and Adivasi children? I think the entire picture reflects the disempowerment of these children, and the fact that the children in the government schools are mainly from underprivileged families, which in Jharkhand would often mean SC/ST families as well. So I think it's not just specific areas of concern, it's the entire picture, I think, that is very strongly affected by this social dimension. Then, of course, there are specific issues like the use of local language, but that was not particularly part of the survey. There is a big issue, of course, in the schooling system of possible social distance between teachers and children when children come from disadvantaged communities and teachers do not. And we did find some telling examples of that in the survey, where obviously the teachers were not particularly concerned because they didn't particularly relate to the children who were coming from disadvantaged communities. But this is nothing new. I think one has already observed that in many other contexts. Yeah, several people have raised hands, so I'll request Bhushan Prasad to go in first if he has any question to unmute and ask. I'm not finding him on the chat, so Upendra, would you like to ask? Sir, namaste, sir. My name is Upendra from Aspire West Singhum education program. मेरा मन में कुछ सवाल था सर
कुछ जो कि वो जेन्युइन भी हो सकता है। और ये जैसे कि सर अभी मेरे को सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा है, आप बोलिए, पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल यही था सर कि एक तो सिंगल टीचर वाला जो रीजन था कि ये जो क्राइसिस जो चल रहा है लर्निंग का या क्लासरूम में जो असुविधाएं बच्चे को आ रहा है, तो एक तो माध्यम जो है कम्युनिकेशन का जो ये है, और एक माध्यम जो कम्युनिकेशन वाला जो माध्यम वो लैंग्वेज है, वो असुविधा है सर। और दूसरे रीजन बात करते हैं तो अभी सिंगल टीचर वाला जो बात आ रहा था सर, तो सिंगल टीचर यदि है तो सर ये क्या डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को ये हर एक डिफरेंट सोर्सेस से इनको सर्वे होता है, और डाटा यूडाइस में हो ये भी डाटा मेंटेन होता है, तो क्या उनको पता नहीं चलता है कि हम टीचर का बहाली करना है क्या? झारखंड में 2016 में 16 में टीचर का बहाली हुआ था, तो 16 से अभी तक पूरा वैकेंसी है। उसके वजह से आज के डेट में यदि बात करते हैं तो 300 चिल्ड्रन अबव बच्चे को मतलब चिल्ड्रन को वन टीचर ऐसे भी स्थिति है। जैसे कि मैं सम्यक एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं तो पूरे झारखंड में आप अभी प्रेजेंट कर रहे थे सर कि कितना परसेंट सिंगल टीचर वाला, तो पश्चिम सिंहभूम जिले के बात करते हैं तो 2078 स्कूल में 559 स्कूल ऐसा है जहाँ पे सिंगल टीचर है सर, और डबल टीचर वाला स्कूल जो कि 835 स्कूल है। तो ये क्या डेटा बेस में क्या गवर्नमेंट के पास यानी कि डिपार्टमेंट के पास ये नहीं रहता है, या इसके बारे में अवेयर नहीं रहता है कि सर यदि अवेयर रहता है तो इसके अगेंस्ट में उसका एज पर जो 8T है वो नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों उसका आगे डिपार्टमेंट नहीं आता है? तीसरा बात है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आता है कि अभी 300 बच्चे I think he has dropped off. Maybe we can take 2-3 more questions and then we can have responses. मंगल सिंह बोधरा, आप पूछना चाहेंगे? अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। मंगल सिंह बोधरा। जी सर, मेरा नाम मंगल सिंह बोधरा है, तो हम एक सोशल मोबिलाइजर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर अभी जो टीचर्स लोग जो हैं, सिंगल टीचर्स का तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है। साथ में जैसे कि टीचर्स स्कूल आने के बाद अदर वर्क में वो एंगेजमेंट रहते हैं हमेशा कि नए बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, रेसिडेंशियल बनाना है, वोटर लिस्ट के लिए उन लोग को अलग अलग इशू में जो इन्वॉल्व किया जा रहा है सर, उसको हम लोग किस तरह से सुधार कर सकते हैं ताकि वो स्पेशलिस्ट टीचर जो हैं वो अपना सब्जेक्ट वाइज बच्चों को एजुकेशन दे सके सर? ये मेरा क्वेश्चन है। और टीचर का जो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही या गवर्नमेंट की इशू है वो अलग बात है सर, उसके लिए भी हम लोग को आवाज उठानी चाहिए कि और लोग जिस तरह से सर एसएमसी का जो टीम बना हुआ है प्रत्येक स्कूल में, तो एसएमसी जो है सर वो भी अभी तक अवेयरनेस Can we have responses? Jean, would you like to respond? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? Yes, come back. मंगल सिंह जी, आप थोड़ा क्विकली फिनिश कीजिए क्वेश्चन सो दैट अभी 4:56 हो रहा है, तो प्लीज क्लोज द क्वेश्चन क्विकली, देन वी कैन हैव द स्पीकर्स रेस्पॉन्ड। मंगल सिंह जी, आप पूछ रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क नाउ, अदरवाइज वी कैन आस्क रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्पीकर्स। ओके, जॉन प्लीज गो अहेड। बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये जरूर सही है कि अध्यापकों को कई बार नॉन टीचिंग ड्यूटीज दिए जा रहे हैं, और जो टीचर है उनका एक बड़ा शिकायत है कि हमें ज़्यादा काम दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड कीपिंग। अभी जिस समय हम सर्वे कर रहे थे उस समय
बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का काम भी था, कभी बैंक अकाउंट खोलने का काम है, वो तो है सही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि क्लासरूम आवर्स में पढ़ाई होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर देखें तो उसमें साफ लिखा है कि प्राइमरी स्कूल में एक साल में 200 दिन का पढ़ाई होना चाहिए और 800 घंटे का पढ़ाई, सो 4 hours per day on average। और ये भी लिखा है कि टीचर्स शुड बी वर्किंग 45 hours a week, ओके। तो 4 घंटा रोज के हिसाब से अगर 6 दिन भी गिने एक हफ्ते में, तो फिर भी टीचर्स के पास 20 घंटे से ज़्यादा टाइम बच जाएगा। नॉन टीचिंग ड्यूटीज शुड बी डन इन दोज आवर्स। अगर सरकार इतना नॉन टीचिंग ड्यूटीज दे रहे हैं कि 20 घंटे के अंदर भी नहीं हो सकता है, then this issue should be sorted out between the teachers unions and the state government. The children cannot be made a victim. And I think that if the parents come to realize that the classroom time has to be used for teaching, cannot be used for other purposes, then this rampant practice of using classroom hours for non-teaching duties has a chance of declining, and that will greatly help to raise the levels of classroom activity. Now, I think that will also mean that the teachers' unions will have to put pressure on the government to reduce non-teaching duties, but they can do that. I mean, they have enough power. I think there cannot be any compromise with the children's right to instruction during the classroom hours. Yeah, thank you, John. Sajida, would you like to respond to? We have 2 minutes more, so we'll close after that unless there are any other questions. Please go ahead. आई थिंक एक सवाल था कि क्या सरकार अवेयर नहीं है ये सब डेटा, तो यूडाइस एंड अदर डेटा अवेलेबल है और वैकेंसीज के बारे में भी वो जानते हैं। मेरा तो रिस्पांस होगा हाँ, वो तो अवेयर तो हैं ही, लेकिन जब तक जनता अवेयर नहीं होगी और जनता या उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो सरकार को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि सरकार अवेयर है कि नहीं, हम उनको तो इसलिए सुना रहे हैं कि जनता के ऊपर भी असर पड़े। ये मेरा ओपिनियन है कि जब एक सरकार को ये नहीं महसूस होता कि बच्चों का कुछ अधिकार है, कि ये हक जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो सरकार को ऐसे महसूस नहीं होता, then the only pressure is from the people who are to be made aware of it. और इसलिए PIL करना या कुछ और तरीके से मोबिलाइजेशन करना, अगर ये जनता को अवेयर करती है ये एक्टिविटीज और इससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। एंड इट्स अ वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल कि ये सब जो RTE, जहाँ रॉ ने ये बोला था, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि RTE का बेनिफिट ये है कि 25% सीट प्राइवेट स्कूल में वो मिल सकता है बाय लॉटरी, राइट, फ्री एजुकेशन मिल सकता है, वो ही सोचते हैं और उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट द अदर एस्पेक्ट ऑफ RTE कि पब्लिक स्कूल्स को अच्छा बनाना चाहिए, विच इज़ एज गुड एज प्राइवेट स्कूल्स, वो तो वो भूल गए हैं या उसके बारे में बात नहीं होती है। तो हम ये कहेंगे ऐसे सच रिसर्च रिपोर्ट्स ये सब इसलिए हमको पब्लिसाइज करना चाहिए, ना कि बिकॉज गवर्नमेंट सरकार को नहीं मालूम है, ये नहीं है, उनको सब मालूम होगा, लेकिन इसको पब्लिकली डिबेट करना चाहिए, पब्लिक इशू बनाना चाहिए ताकि पब्लिक मोबिलाइज हो जाए। इसमें शायद हमको लीगल यूज़ करना पड़े या मीडिया या और किसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना पड़े, वो करना चाहिए। Thank you, Dr. Sajida, for that response. The essay who has raised hands, I'm not getting the full name. Any question you want to ask, you can unmute and ask now. Otherwise, we will close the conference. Any
Anybody has any question? There's one person who's raised hand. Yeah, we are closing now. Upendra ji, थोड़ा quickly आप पूछिए जो भी पूछना है. Very quickly. थैंक यू सर, थैंक यू सर, मेरे को मौका दे सर. यही जस्ट इसका इसी सवाल में फिर थोड़ा सा ये करने का था कि अभी सर जैसे कि लर्निंग क्राइसिस को लेके सर अभी एनईपी से या जो भी गाइडलाइन बनता है और एनसीईआरटी से जो सिलेबस बनता है सर, तो कहाँ ना कहाँ ये बेस तो ग्रासरूट से ही बेस बनता है ना सर. अभी नास का सर्वे हुआ या असर का रिपोर्ट हुआ, बहुत सारे उसी को ही तो बेस करके वो ऊपर से ही ये बनता है ना सर. तो कहाँ ना कहाँ ये जो होना चाहिए, पब्लिक का इशू होना चाहिए, साथ ही साथ एज ए गवर्नमेंट जो उनका एक रूल थंब जो होता है कि वो अपने से कितना ट्रांसपेरेंसी है, अपना कितना साफ सुथरा है, अपने से वो कितना हो पा रहा है, वो भी तो एक कहाँ ना कहाँ मायना रखता है सर. तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट बोले तो पब्लिक ही तो है, लेकिन कहाँ ना कहाँ जो जहाँ पे नीति नियम बनता है और सर्कुलर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जहाँ ये होता है, तो कहाँ ना कहाँ ऑफिसर भी या जो टीचर भी स्कूल में काम करने के लिए या क्लास में ले जाने के लिए वो ये करता है कि हमारे अधिकारी हमको यस करे इसी काम के लिए. तो क्या एक ओपन. यस, बोलिए, क्विकली बोलिए उपेंद्र जी. हाँ, यही है सर, मेरा कहना यही है सर. और जो कि बहुत सारे मटेरियल डेवलप होता है और स्कूल सब तक भी पहुंचता है, आधा नहीं पहुंचता है, और इवन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है. तो क्या मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों ऐसा ढीला होता है गवर्नमेंट का? यदि देखें तो ट्रेनिंग का पार्ट तो ठीक होता है, यदि देखेंगे तो ट्रेनिंग का पार्ट 100 में 70% भी यदि सक्सेस होता है, तो उसको सही से ले जाने के लिए जैसे कि अभी खास करके स्पेशली मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ये भी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी वाला प्रोग्राम देश भर में चल रहा है. तो झारखंड का बात करें तो आधे स्कूल में बुक्स मिला है, वर्कबुक बच्चे का, आधे स्कूल में नहीं मिला है. तो जहाँ पे बुक मिला है, टीचर को ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो बुक्स का वो यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो वो तो कहाँ ना कहाँ प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ ना. तो ये किसका एनालिसिस तो गवर्नमेंट के पास होता है ना. तो इसके लिए सर क्यों क्या होना चाहिए सर? Yeah, Upendra ji, thank you very much. I think I will just quickly try to respond and then close because we are at 5:05 now. First of all, I would like to thank sir. Thank you sir. for Thank you so much. participating in the program today. We'll also share a short note for the press immediately, so that we hope that many of you will carry the news and then bring greater awareness. क्योंकि ये जो issue जो है, ये सबकी issue है. It's not issue only of the poor children who are suffering in the schools, but it's the issue of entire society. तो इसमें मीडिया की बहुत ज़रूरत है तो इस इश्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी फैलाने के लिए. तो बेसिकली सिस्टम जो है वो जिनके लिए ज़रूरी है उनके लिए काम नहीं करती है, और जो पावरफुल है उनके लिए काम करती है. तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ज़रूर, लेकिन वो क्या मॉनिटर करती है, किसके लिए मॉनिटर करती है, उसका मॉनिटरिंग से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है, तो प्रश्न वहीं जाना चाहिए. मॉनिटरिंग सिस्टम है, बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन ये ज़्यादातर अब ऐसा लगता है कि ये फॉर्म है लेकिन सब्सटेंस नहीं है. और अगर सब्सटेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, और इससे किसको नुकसान होता है, और वो लोग कैसे अपना हक मांग सकते हैं, उसके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी होगा. And with that, I will close today's session. I thank all the speakers who have been a part of today's conference, as well as for all the people who attended it, and for your questions and for the valuable discussions that we had. Thank you very much. Thank you. Most welcome, sir. Thank you.